नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है आशा पूर्णा देवी की लिखी कहानी ढांचा। केशव को सबसे पहले यह खबर नीलकंठ से मिली। इसे सुनकर वे हैरान रह गए। हाँ, यह सही है कि इसे सुनकर वे पहली बार कोई नाराज नहीं हुए थे। अचरज में अवश्य ही पड़ गए थे। अपनी नई घरवाली की एठी देखकर उन्हें जैसी हैरानी हुई थी उसे वह झेल नहीं पा रहे थे और उन्होंने चुप्पी साध ली थी। लेकिन बाद में गुस्से में आपे से बाहर हो गए थे। उन्होंने चीखते हुए कहा था, अच्छा तो वो हरामजादी अपने काले और कुबरे भाई के भरोसे कोर्ट कचहरी के खंदक में कूद रही है। ठीक है, मैं भी उसे बता दूंगा कि मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं, राघव राय का जना केशव राय हूँ। केशव राय ने जिसे हरामजादी की मर्यादित उपाधि दी थी वह उनकी नई पत्नी भले में ही दर्ज हो, कानूनी तौर पर वह केशव राय के लिए एक आदरणीय महिला थी। वह केशव राय के पिता राघव राय की दूसरी पत्नी थी। नाम था कदम। बात यह थी कि अपनी वृद्धावस्था में राघव राय अपनी किसी पौत्री के विवाह में अपने एक मित्र के यहाँ आमंत्रित थे। माँ बाप के मर जाने के कारण और कंधे पर अपनी एक अनाथ भतीजी के बोझ को संभाल न पाने के कारण राघव राय ने उस लड़की से शादी कर ली थी। इस तरह घर वालों को कुछ बताए बिना उसे घर लिवा लाए। अपनी पत्नी के मर जाने के लगभग 18 साल बाद उनके विधुर जीवन के अंधपतन की यह शुरुआत भर थी। उनके बेटे केशव राय के भी तब 4-5 बच्चे हो चुके थे। केशव के मुकाबले कदम कोई 15 साल छोटी थी। यह विवाह सचमुच बड़ा ही अटपटा और विचित्र सा था। बाद में यह भी सुना गया कि कदम का बाप राघव राय के घराने से कुल गोत्र में निचले स्तर का था और यही वजह थी कि केशव राय अपने बाप की बदभस को कभी भी ऊंची निगाह से नहीं देख पाते थे। उनके पिता माधव राय गांव कस्बे के एक छोर पर रहने वाली और गाने बजाने वाली स्त्रियों को जिस तरह तफरीह की नज़र से देखा करते थे, केशव राय के दिल में कदम की औकात लगभग वैसी ही थी। लेकिन मुश्किल तब हुई जब राघव राय ने उसे घर के अंतपुना में ला बिठाया। इस बात से केशव राय और चिढ़ गए। उनके मन में इस औरत के प्रति घृणा का भाव और भी बढ़ गया। बहुत संभव था कि बात यहाँ तक नहीं बढ़ती अगर कदम विनम्र और सरल स्वभाव की होती। अपनी उड़ान के दौरान इस घोंसले को पाकर या अपनाकर मन ही मन इस कुंठा से शर्मिंदा होती रहती थी, उसने यहाँ आधुनिकार प्रवेश किया है, या फिर केशव की पत्नी को सास की तरह सम्मान दिया होता तो संभव है देर अबेर केशव राव का भी मन पिघल जाता। लेकिन बात इसके ठीक उल्टी होती चली गई। कदम ने लगातार 25 वर्षों तक मामा के घर अपमान का घूंट चुपचाप पीते हुए वहाँ का खाना गले के नीचे उतारा था। कभी तो उसका दिल भी आएगा और तभी तो वह 5-5 नाती पोते वाले बूढ़े के एक बार कह के ही उसके साथ शादी करने को राजी हो गई थी। कभी तो वह सारा कुछ प्राप्त कर सकेगी। मामी ने भी अपनी भांजी को उसके पति के घर विदा करते हुए गहने और कपड़े जैसी बेकार की चीजें न देकर 2-4 तरह का भारी भरकम उपदेश भर दिया था और अपनी जान छुड़ाई थी। उन्हीं उपदेशों को माता अष्टमंगला का आशीर्वाद मानकर कदम पति के घर की नौकरानी, महाराज और यहाँ के टुकड़े पर पलने वाली स्त्रियों पर दया का भाव दिखाती हुई कहा करती थी, अरे तुम लोगों ने यह नई बहू की क्या रट लगा रखी है। मैं इस घर की बहू थोड़े न हूँ, तो फिर तुम्हें नई बहुरानी कहूँ। महाराज ने घबराकर पूछा था। अरे बहू कहकर बुलाने की जरूरत भी क्या है। मैंने तो सुना है कि तुम यहाँ बहुत दिनों से हो। केशव की माँ ने बाबू की पहली घरवाली को क्या कहते थे। महाराज की आंखें फटी रह गई थी। उसने बताया, उन्हें तो सभी मालकिन माँ कहा करते थे। ठीक है, मुझे भी तुम लोग नई गिन्नी गृहिणी माँ या मालकिन कहकर ही बुलाना। कहना न होगा, यह दिलचस्प मामला धीरे धीरे बेहद दिलचस्प हो गया और सबकी जुबान पर इसकी चर्चा होने लगी।
इसके बाद मजाक ही मजाक में सही नई मालकिन का संबोधन उसके लिए रूढ़ हो गया। बात यह थी कि एकदम सामने पड़ जाने पर ही माँ शब्द जोड़कर लोग उसे पुकार लेते थे, वैसे नहीं। लेकिन कदम ने भी इस बात की बहुत परवाह नहीं की। उसने बिना किसी परेशानी या दुराव के केशव और उसकी पत्नी को बहुरानी कहकर अपनी पद मर्यादा को बनाए रखा। केशव ने अपने जीते जी कदम के साथ सीधे कोई बात नहीं की थी, लेकिन अपनी उम्र से 5-7 साल छोटी सास को केशव की पत्नी ने एक दिन टोका था। वे उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, उनका नाम लेते लाज नहीं आती तुम्हें? कदम ने मुंह बिचकार कर जवाब दिया था, इसमें लाज की किस बात है? जब इतने बड़े आदमी के बाप के कान पकड़कर उठाती बिठाती हूँ तो उसके बेटे का नाम लेने में काहे की शर्म? इस जवाब को सुनकर बहुरानी के कान लाज से टिप उठे थे, जिसे छिपाने के लिए वह वहां से भाग खड़ी हुई थी। यहाँ इस बात का हवाला देकर जरूरी है कि भंडार घर की चाबी को अपने आंचल से बांध लेने में कदम को कोई खास देर नहीं हुई। उसके आचरण को देखकर किसी की समझ में भी आ सकता था कि वह तमाम हथियारों से लैस होकर लड़ाई के मैदान में उतरी है। और इन सारी बातों को भी 7-8 साल बीत चुके हैं। अब तो और भी बुरा हाल है। राघव राय को गुजरे भी 2 साल बीत चुके हैं। इसी के साथ कदम का सौभाग्य सुर अस्त हो गया था। केवल ही घर वाली अपने छीने हुए गौरव को प्राप्त करने में लग गई थी। केशव भी यही सोचने लगे थे कि कदम को उसके 5 साल के बेटे के साथ उसके ममेरे भाई के पास भेज दिया जाए और हर महीने खाने पीने का कोई इंतजाम कर दिया जाए। ठीक ऐसी ही घड़ी में यह खबर उसके कानों में पड़ी थी, जिसे सुनकर उसके तन में आग सी लग गई थी, मानो बिच्छू ने काट खाया हो। अपने नाबालिग बेटे के हक में कदम ने जमीन जायदाद का मामला उठाया था, केशव राय के साथ रुपये में 8 आने का हिस्सा पाने के लिए। 8 आना हिस्सा उस लड़के के लिए उसकी नाक बहती रहती। पेट में जोक है, हाथ में कड़ा है, गले में बाघ का नाखून जड़ा है। केशव राय तो यह सुनते ही आग बबूला उठे। बोले, ठीक है, मैंने तो सोचा था कि हर महीने सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन अब तो 1 पैसा नहीं दूंगा। जरा मैं भी तो देखूं गिन्नी की औकात। मैं कचहरी में यह साबित कर दूंगा कि राघव राय ने उससे कभी कोई विवाह ही नहीं किया था। बड़ी आई रखैल कहीं की। इस वंश में उस बात का कोई गवाह है? कोई पुरोहित गया था वहां? कोई देखा सुनी हुई थी? कुछ भी नहीं। और यह लड़का राघव राय की अवैध नाजायज संतान है। केशव राय की घरवाली ने आंखें चौड़ी कर पूछा, और इस घर में इतने सालों तक नई गिन्नी रहकर गई है, उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? केशव राय ने उसके सवाल को अनदेखी करते हुए बोले, दूर, तुम भी क्या कह रही हो? मर्द का बच्चा जिंदा रहता है तो ऐसी ढेर सारी कारस्तानी करता रहता है। लोग हारी बागदी की छोड़ियाँ लाकर घर में डाल देते हैं। यह तो फिर भी ब्राह्मण थी, और हर कोई तुम्हारे पति की तरह बेदाग चांद तो नहीं होता। इस निष्कलंक चांद की महिमा सुनकर घरवाली और बिछल गई और कृतार्थ भाव से बोली, हाँ सो तो है, लेकिन क्या अदालत में ही यह फैसला होगा कि उसका सचमुच हम पर कोई दावा है? और नहीं तो क्या, ब्राह्मण होने पर भी वे लोग किस बात के ब्राह्मण हैं? कर्मकांडी आचारणी ब्राह्मण, उसके साथ हमारा कोई लेना देना है नहीं। लो, इतनी बड़ी गवाही तो मेरे ही हाथ में है। इसके अलावा सारे गांव के लोग गवाह हैं, मेरे साथ हैं। केशव राय का घराना पिछली 7 पीढ़ियों से मामला मुकदमे बाज रहा है, और यही वजह थी कि कदम की आसमान से टकरा जाने वाली हेठी से केशव राय के तन के बदन में आग लग गई थी। उन्हें कोई डर वर नहीं था, लेकिन वक्त बदल गया है। कहते हैं कानून भी अब कमजोरों का ही पक्ष लेता है। धीरे धीरे यह भी जान पड़ा कि केशव राय मामले की जितनी अनदेखी कर रहे थे और उसे जितना रफा दफा करना चाह रहे थे, वे बात
बन नहीं पा रही थी। केस भी आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा होता गया और इससे जुड़ी चीजें बद से बदतर होती चली गई। इधर कदम का ममेरा भाई, उसका साला और उसका बहनोई किसी नाते रिश्तेदार की तरह इस गृहस्थी में आकर शामिल हो गए। इस युवक ने अभी अभी कानून की पढ़ाई पूरी की थी और वकालत शुरू की थी। अपनी तैयारी, उत्साह, हर काम में तेजी और मुस्तैदी से इस पक्ष की आंखों में वे बुरी तरह चुभने लगे थे। घर का बंटवारा तो तब भी नहीं हुआ था, लेकिन राघव राय के मरते मरते चूल्हे चौके अलग हो गए थे। साथ ही खिड़की और दरवाजे की सहायता से ही दोनों फरीक के बीच ऊंची दीवार खींचने का काम जहां तक संभव था लिया जा रहा था। आजकल कचहरी से आते ही केशव राय बिछावन पर लुढ़क जाया करते थे। इस गर्मी से वहां जाते आते उनके सिर में दर्द होगा जाया करता था। हाँ जी, आज क्या हुआ? घरवाली छूटते ही पूछती। वह सब कुछ नहीं समझेगी, केशव राय गंभीर स्वर में कहते। कम से कम हार जीत के बारे में तो जान सकती हूँ। आखिर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? जब तक अंतिम तौर पर फैसला नहीं हो जाता, यह सब कोई जान नहीं पाता। एक नया जज आया है, धर्म का अवतार बनता है। साला बस इसी बात का डर है, और अगर वह कंगला हरामजादा खून की उल्टी करके मर मरा जाए तो हर तरफ से बात बन जाए। इतना कहते कहते केशव राय उठ जाते हैं। कहना न होगा, यह कंगला और हरामजादा और कोई नहीं, कदम का 5 साल का बेटा मानिक लाल है। मानिक केशव राय के पूज्य पिताजी का पुत्र है, लेकिन उसका जिक्र जब कभी भी आ जाता है, केशव राय उक्त दोनों सभ्य और विशिष्ट विशेषण के सिवा और किसी शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। और अगर बात कदम की हो रही हो तो वे उन दोनों शब्दों को ही स्त्रीलिंग में बदल दिया करते थे। बस उन दोनों के बारे में इन खूबसूरत गालियों के सिवा उनके होठों पर कोई शब्द नहीं आते थे। केशव राय की पत्नी, जो ढेर सारे बेटे बेटियों की माँ थी, मन ही मन सिहर उठी। यह सब सुनते सुनते उसके होठों पर पाट पाट अनायास ही आ गया था। उसके बाद टोढ़ी उठाकर बोली, मामले की हार जीत के साथ यह मरने मारने की बात क्यों है? क्यों है तुम यह सब नहीं समझोगी। यह सब तुम्हारे मैके की ठिठोली नहीं है। कचहरी और कटघरे में खड़े होकर तुम्हें अपना ऊंचा सिर नीचे भी नहीं करना है। केशव राय तमक्कर बोलते। लेकिन तुम तो कह रहे थे उनको कुछ लेना देना नहीं है। अरे एक बार कह दिया ना नहीं। और केशव राय आंखें लाल किए घर के आंगन में टहलने लगते। तो वे वकील और बरिस्टर न्याय अन्याय के बारे में कुछ नहीं समझते बूझते। नहीं नहीं, समझते बूझते साले केशव राय के जैसे फट पड़ते। जिस बात को समझती नहीं हो उसमें अपनी टांग मत घुसेरो। अब यही सोचकर अफसोस होता है कि जब वह छोरा कंगला पैदा हुआ था, तब उस हरामखोर बुढ़िया धाय से यह कहकर सुनकर और उससे नमक चटवाकर मैंने मरवा क्यों नहीं डाला। फिर भी जब तक सांस तब तक आस। बात चाहे रोग बलाई की हो या मुकदमे की। रोगी की हालत बिगड़ जाने पर लोग दूर दराज से डॉक्टर बुलाने को दौड़ते हैं, और केस बिगड़ जाता है तो उसकी पैरवी के लिए दूर दूर से वकील और बैरिस्टर बुलाए जाते हैं। इसी तरह जब कस्बे के वकील से काम नहीं चला तो केशव राय ने कलकत्ता से एक वकील बुलाने की मन में ठान ली, लेकिन उन्हें कोई पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर पाया। कदम के साथ राघव राय का विवाह वैध साबित हो चुका था, और ऐसा लग रहा था कि इस अबला विधवा और नाबालिग बच्चे के मामले में अदालत का रवैया 100% सहानुभूतिपूर्ण है। अदालती सहानुभूति बटोर लेने में कदम की ओर से जरा सी भी कोताही नहीं हुई। अदालत में हाजिर होने के दिन वह सोडा लेकर अपने सिर के बाल धोती, कोई मटमैली सी साड़ी पहनती और चेहरे का हाव भाव जहाँ तक संभव था इतना कातर और दयनीय बना लेती थी कि फिर कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।
जब तक सास आस वाली कहावत के मुताबिक ही केशव राय एक बड़े कानूनी सलाहकार की सलाह लेने गए थे। 1:30 बजे वाली गाड़ी से वापस लौटे उनका जी बुरी तरह खट्टा था। इधर सुबह से ही टिपर टिपर बारिश हो रही थी और आकाश बादलों से भरा था। स्टेशन पर उतरे तो पाया कि बारिश और तेज हो गई है। आसमान वैसा ही भरा पूरा था। उन्होंने यह बताया नहीं था कि किस ट्रेन से लौटेंगे, इसलिए स्टेशन पर गाड़ी का कोई इंतजाम न था। उन्होंने सोचा घर कोई खास दूर नहीं है, भाड़े पर गाड़ी नहीं लेंगे, पैदल ही चले जाएंगे। उन्हें इस घड़ी किसी की बात न तो अच्छी लग रही थी और न किसी के बारे में कुछ कहना सुनना ही चाहते थे। सामने आम सड़क छोड़कर वह घोष घराने की तालाब की साथ वाली पगडंडी पर से चलने लगे। इसलिए नहीं कि यह रास्ता कहीं छोटा था, बल्कि सूना था। अपने ही धन में चले जा रहे थे। वह अचानक उनकी नज़र सामने पड़ी और वह हैरान रह गए। तालाब के एकदम पास ही कौन घूम रहा है इस समय? गोपाला तो नहीं? हाँ, वही तो है। यह तो अजीब बात है। इस लोगों ने आखिर क्या समझा रखा है और आज के दिन अपने बेटे को छोड़कर किस इत्मीनान के साथ बैठी है? इन लोगों से उनका मतलब था केशव की घरवाली गोपाल, या गोपाल के केशव का छोटा लड़का था। वह घर से यहाँ तक चलकर आखिर आया कैसे? केशव तेजी से आगे बढ़ाए बच्चे को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके पास आते ही वह ठहर गए और एक अजीब तरह की विरक्ति और खींच भरी सिहरन से उनकी देह लहरने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने ढेर सारा केचुआ देख लिया हो। वह गोपाल नहीं था, मानिक था। मानिक आंधी में पेड़ से गिरी कच्ची इमली बीन रहा था, आसपास से गुजरने वाले से बुरी तरह बेखबर। इस घृणा भरी सिहरन के साथ ही केशव राय के तन मन में आक्रोश की भी धधक उठी थी। यही यही तो उनके मुकाबले खड़ा है, सारी जमीन जायदाद का आधा दावेदार, उनके पिछले जन्म का दुश्मन। उन्हें याद आया कि पिछले कई दिनों से उन्होंने उसे देखा नहीं है। दूसरे शब्दों में देखना नहीं चाहते। कदम अपने बेटे को अपने सबसे बड़े दुश्मन की बुरी निगाह से बचा कर रखना चाहती थी और सहमी रहती थी। उन्हें लगा कि उनके कलकत्ते जाने की खबर उस पक्ष को मिल गई थी, इसलिए मानिक को घूमने की छूट मिली हुई थी। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी था। मुकदमा जीतने की मनौती मांगने के लिए कदम माँ आनंदमयी के आश्रम में फल फूल चढ़ाने और होम चढ़ाने गई हुई थी। अगर 3 दिन और 3 रात तक लगातार होम की आग को जलाए जा रखा था तो इस बात को कोई संदेह नहीं कि जीत उसकी ही होगी। केशव राय को इन सारी बातों की खबर नहीं थी। उन्होंने तो बस इतना ही देखा कि वह लड़का पता नहीं कैसे अपनी माँ की घेराबंदी से छिटक कर यहाँ तक आ गया है। गीली बहती नाक, पेट में जोक, बाह पर ताबीज और गले में बघन घक्का। अचानक केशव राय के मन में एक खूंखार हिंस भाव पैदा हुआ। प्रतिरोध की यह आग गैर कानूनी सभ्यता विरोधी और मानवता के सर्वथा विपरीत थी। गले में बघनखा डाले उसकी गौरैया जैसी गर्दन को अपने नाखूनी पंजों से दबोच लेने की एक अजीब सी हवस उठी थी उसके मन में। बस आधे मिनट का तो काम था, सिर्फ 3 सेकंड में उसका सबसे बड़ा शत्रु ढेर हो जाएगा। केशव राय ने चारों तरफ देखा। बदली घिरी दोपहरिया और तेज चलती हवा ने गांव जवार के लोगों को घर के अंदर बैठे रहने को मजबूर कर दिया था। आसपास किसी आदमी की छाया तक नहीं थी। वह रास्ता वैसे भी सुनसान पड़ता था और आज तो यहाँ से वहाँ तक एकदम खाली पड़ा था। केशव के जबड़े किटकिटाकर तालू से चिपक गए। उसके हाथों के साथ 10 उंगलियों के नाखूनों में एक अजीब सी हरकत होने लगी। हथेलियों में मचल रही एक नामालूम वहशी ताकत धीरे धीरे पूरे तन बदन में फैल गई
और उस बच्चे की घिनौनी देह को मोड़ मरोड़ कर पोखर के कंजे पानी में फेंक देने को तरफ उठी थी। यही तो मौका था, किसी को पता तक नहीं चलेगा। इस केचियों को एक ही झटके में कुचल कर पोखर में फेंक दिया जाए और वह लौटती ट्रेन से कलकत्ता लौट जाए तो कैसा रहे। वहाँ किसी भरोसे के परिचित के यहाँ टिक जाए, यह बहाना बनाकर कि काम बहुत ज़्यादा है और निपटाकर ही आना है, बस फिर क्या है, किला फतह। इस बात की तो बहुत से लोगों को खबर है कि वह सवेरे वाली गाड़ी से कहीं बाहर गए थे। दिन के 12 बजे तक तो वकील के यहाँ ही थे और सफाई में यही सबसे बड़ा सबूत होगा। शाम से अगली रात तक कहाँ थे, इस बात के लिए कोई चश्मदीद गवाह जुटा ले तो फिर तय है कि वह कृष्णनगर में थे ही नहीं। अव्वल तो यह नौबत आएगी नहीं, और ऐसा भी तो हो केशव राय को भला इस मामले में कौन फंसा सकेगा। इस कंगले हरामजादे साले के टेटुए की तरह केशव राय ने खड़े होकर ध्यान से देखा। वह कच्ची इमली चूस रहा था, सबसे बेखबर। केशव राय आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ जाए। इसके बाद घटित होने वाले सारे दृश्य एक एक कर उसके दिमाग में उभरने लगे। कलेजा पिटती हुई कदम बिलख रही है, बालों को नोच रही है। उसके बाद अपना मुंह लिए वह चुपचाप सिर झुकाए अपने ममेरे भाई के साथ गाड़ी पर बैठने को जा रही है। अगर वह नाबालिग लड़का की आंखें मूंद ले तो वह अदालत में किसके लिए अपना दावा ठोकेगी। कदम का बुझा और उतरा हुआ चेहरा हार की बदौलत उसकी नीचे झुकी हुई गर्दन की कल्पना कर केशव राय की जी बल्लियां उछलने लगा। वह चुपचाप आगे बढ़े, एक एक कदम नाप कर, और 4 कदम। लेकिन तभी जैसे बिजली के झटके के साथ उसके दिमाग में एक बात आ गई। गला दबाने पर उंगलियों के गहरे निशान, ये तो बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन निशानों की बुनियाद पर ये साले पुलिस वाले हत्यारों को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। इससे तो अच्छा है कि इस पोखर के पानी में धकेल दिया जाए, यही सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, पोखर के किनारे ही अभागा छोकरा खड़ा है, पीछे से हल्का सा धक्का लगाने की ही तो बात है, बस काम तमाम। चू तक नहीं होगी, और होगी भी तो कौन जान पाएगा। सब लोग यही कहेंगे कि असावधानी के चलते डूब मरा, और क्या, बस यही तो चाहिए। वह गजब हो गया। केशव राय आगे बढ़ते गए, नजदीक और नजदीक। उसकी सांसें तेज होती गई, छाती जोर जोर से धड़कने लगी। किसे पता है कि किसी की जान लेने पर उतारू हत्यारे का चेहरा कैसा होता है। कोई नहीं जानता कि उस समय केशव राय की मुख मुद्रा कैसी हो चली थी। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तब उनके होठों से कोई शब्द फूटा भी था या नहीं। अचानक मानिक पोखर की तरफ मुंह फिराकर खड़ा हो गया, लेकिन सामने खड़ी यमराज की मूर्ति देखकर बुरी तरह डर गया और उसके पांव पीछे हटाना शुरू किया। 1-2 कदम हटाते हुए वह एकदम पोखर के धार तक चला आया था। सचमुच बड़े भैया को वह किसी यमराज की तरह ही देखता था और सहमा सहमा रहता था। और इधर केशव राय, उसके एक एक रूम में अजीब सा रोमांच था। किसी की हत्या के मामले में नहीं फंसना पड़ेगा। इस लड़के ने उनका काम और भी आसान कर दिया। बस तो 3 कदम और, सिर्फ मुंह फाड़कर आकिंचित करने भर की ही तो बात है, फिर सारा खेल तमाम। नहीं, चीखने या धमकाने की भी जरूरत नहीं है। क्या पता यह हवा ही दुश्मन हो जाए। बस आंखें तरेर कर देखने से ही काम हो जाएगा। केशव राय की गिद्ध दृष्टि को देखते ही मानिक की सुध बुध वैसे ही गुम हो जाती है। यह सब जानी सुनी देखी बात है। अलाव की तरह सुलगती आंखें फाड़कर केशव और भी आगे बढ़ जाते और मानिक भी एक एक कदम पीछे हटता गया डरे से। दिन भर की बारिश की वजह से कीचड़ भरे पोखर के किनारे की गीली मिट्टी भरभराकर गिर पड़ी और पलक झपकते ही केशव राय ने लड़के को
एक झटके के साथ अपनी तरफ खींच लिया और उसके गाल पर एक चपत जमाते हुए उसे जोर से छिड़का। तू किस चूल्हे में कूदा जा रहा था हरामजादे, मरना है क्या? दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।